आते हैं तो जो वोट शेयर जिस मशीन की बदौलत उन्हें मिला उसी मशीन को दोषी ठहराते हैं। कमलनाथ इस हार के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए या उन्होंने रिएक्ट किया इस पर, और कमलनाथ अपनी हार स्वीकारने की बजाय ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जो ठीकरा है वो मीडिया चैनल्स पर भी फोड़ रहे हैं, वो एग्जिट पोल पर फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि एग्जिट पोल की वजह से एक माहौल बीजेपी के पक्ष में बन गया जो अपनी हार का उन्हें सबसे बड़ा रीजन समझ में आ रहा है। सुनवाते हैं आप। ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। तो देखिए, कमलनाथ अकेले ऐसे कांग्रेस के नेता नहीं हैं या इंडिया अलायंस के नेता नहीं हैं जो ईवीएम को लेकर संदेह जता रहे हैं, जो ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला भी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र का महापर्व होता है, ऐसे में इन मशीनों को जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह भी ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा ईवीएम को लेकर, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था, उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से क्या इसमें चोरी हो सकती है। उन्होंने कहा हो सकती है। अब कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इस मशीन को ठीक करने के लिए कि लोगों का भरोसा इससे उठे नहीं, वो करना पड़ेगा। तो पहला मेल्टडाउन वोट शेयर का बताना और दूसरा मेल्टडाउन है ईवीएम को दोषी ठहराना, ईवीएम के खिलाफ प्रचार करना और एक एक करके अब विपक्षी दलों के नेताओं ने वो करना शुरू कर दिया है। राजीव जेटली जी, क्या आप इसके लिए तैयार थे? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि बैलेट बॉक्स में आप देखिए, बैलेट पेपर में आप देखिए, हमें अच्छा जनादेश मिल रहा है, लेकिन जैसे ईवीएम की बारी आती है वैसे ही पूरा का पूरा चुनाव घूम जाता है। बढ़ते हुए देश के आंकड़े हों या भाजपा के आंकड़े हों, इन दोनों के ऊपर प्रश्न उठाने का काम हमेशा से इस विपक्ष ने किया है। आप देखिए, भारत ने जो अपनी विकास दर नोट करी थी, जिसको एक्सपर्ट ने बताया था कि 6.7% से ऊपर नहीं जा सकती है, उस विकास दर को हमने लगभग 10 का जंप लेकर के 7.6 पर लेकर के आ गए। तो यहाँ पर भी हमारे आंकड़े बढ़े हुए। जब भारत के विकास दर के आंकड़े बढ़ेंगे तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको पता है कि वहाँ की जनता पर महसूस होगा, वहाँ की जनता उसे फील करेगी। और जब बढ़ते हुए आंकड़े होते हैं, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के घटते हुए आंकड़ों से इनको लगता है कि यहाँ हमारे को राजनीतिक ऑक्सीजन मिल रही है। ये एक बड़ी समस्या है, वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार इनवाइट किया कि आइए, चैलेंज करते हैं आपको, अगर ईवीएम मशीन में किसी भी तरीके की खामी निकाल सकते तो निकालिए। कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने वहाँ जाना उचित नहीं समझा? वो सबसे पहली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर वहाँ चली जाती, ईवीएम के ऊपर प्रेजेंटेशन और उसका डेमो ले लेती और ये निष्कर्ष पे पहुँच जाती कि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, तो आपको क्या लगता है आज इस स्टेटमेंट को आप कोट कर पाती? तो आज जिस स्टेटमेंट से उनका सर्वाइवल हो रहा है, अपनी राजनीतिक पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप अभी भी हमारे साथ जुड़ाव रखिए, अभी भी जुड़े रहिए, कोई ना कोई संभावना है, ये मशीन खराब हो गई, इस वजह से मार गया। ये सच्चाई से परे क्यों जा रहे हैं, सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन नहीं लेके आएंगे तो आप यही विश्वास कीजिए, वो जो कांग्रेसी ईमानदार कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, उसका विश्वास भी अपनी पार्टी से टूटता चला जाएगा। और जब वो देश के साथ जुड़ाव रखेगा तो भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। आरती जी, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? उसी ईवीएम की बदौलत आपको वोट शेयर मिला, उस वोट शेयर से आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हमें तो बहुत ज्यादा जनादेश मिला है, भारतीय जनता पार्टी तो हमारे सामने है नहीं, दरअसल ये हमारी जीत है। और दूसरे ही पल जब सीट शेयरिंग, जब सीट को लेकर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप कहते नहीं नहीं, ये तो ईवीएम खराब है, चिप जिस भी डिवाइस में लगी है उसे हैक किया जा सकता है, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स है और हिपोक्रेसी है ये कांग्रेस पार्टी की। तेलंगाना में वो जीते तो क्या मतलब है कि ईवीएम की वजह से, वो ईवीएम फ्रॉड की वजह से तेलंगाना में जीते। बीजेपी
बीजेपी 3 स्टेट्स में अपने बलबूते, अपने मेरिट पे जीती है। आप छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, आप राजस्थान की बात कीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, तीनों स्टेट्स में वो स्टेट की वजह से, स्टेट गवर्नमेंट्स की वजह से या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स है उनकी वजह से जो प्रभाव पड़ा है वोटर की लाइफ में, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यही मैंने कहा कि कांग्रेस को ये हजम नहीं होता है कि उनसे भी बढ़ के इस देश में सोचने वाले हैं और अच्छी गवर्नेंस देने वाले हैं, उनको ये हजम नहीं होता कि उन्होंने 60 साल में, आप देखिए कितने लाखों घर जो थे उनके पास ना तो बिजली थी ना तो पानी था। आप राजस्थान में देखिए जल शक्ति की जो स्कीम की वजह से पूरे इनफैक्ट देश में पानी आया, और राजस्थान, सिर्फ राजस्थान स्टेट में 33 लाख हाउस होल्ड्स को पानी जल शक्ति मंत्रालय की वजह से जो मिला, जो सेंटर में गजेंद्र शेखावत जी की मिनिस्ट्री है उनकी वजह से जो काम हुआ, तो क्या वो लोगों को समझ नहीं आता है? ये जो लोगों की इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं करना, ये कांग्रेस की एक बहुत पुरानी कल्चर रही है और बहुत ही पुराना, मैं घटिया सोच मानती हूँ इसको। बिल्कुल, देखिए कैसे बहाना ढूंढ रहे हैं आरती जी कांग्रेस अपनी इस पूरी हार का, और बजाय इसके कि समीक्षा की जाए, बजाय इसके कि ये देखा जाए कि जो जीता हुआ चुनाव था जिसको लेकर इतनी कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस, वो चुनाव वो कैसे हार गई, यहाँ तो मेल्टडाउन सामने आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्वास मत करिए ऐसे लोगों पर, ये अपनी समीक्षा करने की बजाय नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं तो कभी ये बताते हैं कि दरअसल ये हमारी हार नहीं है, ये तो हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। एक और मेल्टडाउन है जो इस पूरे इंडिया अलायंस का सामने आ रहा है। क्या है वो मेल्टडाउन? क्या इंडिया अलायंस इकट्ठा होकर 2024 में प्रधानमंत्री